देखिए, अफगानिस्तान और अमेरिका, वहां से हम शुरू करते हैं, फिर अफगानिस्तान, अमेरिका और भारत पे आएंगे। हम सब ने अभी कुछ दिनों पहले देखा किस तरीके से तालिबान ने दोबारा फिर से अफगानिस्तान पे कब्जा किया और दुनिया भर में और उससे ज्यादा भारत में हाहाकार मच गया। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी जानकारी पहले समझने की आवश्यकता है कि जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए गए थे, उसके बाद अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर के अफगानिस्तान को रौंद डाला था। हम सब जानते हैं कि अलकायदा को लेकर के और ओसामा बिन लादेन को लेकर अफगानिस्तान को तहस नहस कर डाला, और यह उनका अधिकार था क्योंकि उनके देश को अटैक किया गया था अलकायदा द्वारा, ये ऐसा कहा जाता है। वो बात और है कि बहुत सारी थ्योरीज एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि शायद वो जो जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में न्यूयॉर्क में घुसे थे वो मिसाइल्स थी विद कवर एंड ऑल। हम उसमें नहीं जाना चाहते, हमें उस इतिहास से कोई मकसद इस समय मतलब नहीं है। लेकिन 20 वर्ष अमेरिका ने एलाइड पार्टियों के साथ, नेटो फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान पे कब्जा और राज दोनों चीज करने की कोशिश की। मैं कह रहा हूं कोशिश की, वो इसलिए क्योंकि तालिबान कहीं गया नहीं था, सिर्फ काबुल से खदेड़ा गया था। हेरात के बाहर, जलालाबाद के बाहर, यदि जितना भी रूरल एरिया था, उस रूरल एरिया में तालिबान हमेशा 20 सालों से था, वो कहीं गया नहीं था। इतना जरूर है कि बड़े शहरों में आपको नहीं दिखता था, और जहां जहां अमरीकी फौज खास करके एयरपोर्ट और इत्यादि एरिया में थी, वहां स्वाभाविक सी बात है तालिबान आपको दिखता नहीं था। जैसे कि इजिप्ट में हुआ, जैसे इराक में हुआ, उसी तरीके से अफगानिस्तान में अमरीकियों ने अपने पिट्ठू को वहां का राष्ट्रपति बनाया। पहले हामिद करजाई और उसके बाद अभी का दूसरा भगोड़ा। यह बात मैं इतने जोश से और गर्मजोशी से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हकीकत तो यह है कि वहां का राष्ट्रपति अफगानिस्तान का अशरफ गनी 4 कार, 1 हेलीकॉप्टर भर के कैश डॉलर्स लेके भागा है। और यह मैं नहीं कह रहा, यह रशिया की एम्बेसी के ऑफिशियल्स जो काबुल में हैं, उन्होंने यह कहा है कि वो कैश लेके भागा है। तब जब आप उसके इतिहास पढ़ते हैं तो अशरफ गनी कौन था? यह अशरफ गनी वही था जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स में उस जमाने में एक आर्टिकल लिखा था जब सोवियत रूस के सामने नॉर्थ ईस्टर्न अलायंस की जो वहां सरकार थी और जो उसके राष्ट्रपति थे, वो जब मारे गए थे, फांसी दी गई थी, उसके बाद जो हालात हुए थे, उस पे जो उनके शब्द थे अशरफ गनी के, वही शब्द अब इनके लिए साबित हुए कि एक पपेट सरकार उड़ गई। उससे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने बहुत कायदे से एक बात कही है, 3 लाख सैनिक, भरपूर अमरीकी असला बारूद, पूरी की पूरी वायुसेना की तैयारी होने के बावजूद अगर अशरफ गनी और उनकी सेना अगर अपने अधिकारों के लिए खुद नहीं लड़ेगी तो अमरीकी या कोई और देश पागल नहीं है कि वो सारी जिंदगी इनको खिलाएगा। खैर, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी, किसी को अजीब और शायद नई लग सकती हैं, लेकिन आज पहला जो हम ऑपरेशन करेंगे वो उस बात का करेंगे और सबूत के साथ। यदि आपने इस लाइव के ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट डाला है, साथ में एक लिंक मैंने शेयर किया है, कहीं कमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ही मैंने लिंक शेयर किया है, वो है गवर्नमेंट ऑफ यूएस, यानी कि अमेरिकी सरकार का लिंक है, जिसको यदि आप क्लिक करेंगे इस प्रोग्राम के बाद, मेरे पास वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, वो जो लिंक है वो आपको एक पीडीएफ फाइल की तरफ ले जाएगा। ये आज बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं जानता हूं कि 99% भारत को यह बात नहीं पता है, और जिस 1% को पता है उसमें से 99% लोग बताना नहीं चाहते, और शायद ही कोई 10-20 लोग होंगे इस देश में जो आप लोगों तक ये बात साझा करना चाहते हैं। आइए समझिए, जब आप उस लिंक को, अमेरिकी सरकार का जो लिंक मैंने शेयर किया यूएस गवर्नमेंट का, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। वो पीडीएफ फाइल जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज हम 20 अगस्त 2021 को आपसे रूबरू एक खुलासा करते हैं। अमेरिका की सरकार ने, और 1 मिनट में जरा फोन साइलेंट कर दूं, घंटी बजेगी तो आवाज आप तक पहुंचेगी। हाँ जी, आई होप नाउ आवाज क्लियर है। तो अमेरिका की सरकार ने, मजेदार बात सुनिए, फरवरी 29
29 फरवरी को 2020 में, यानी आज से तकरीबन 1.5 वर्ष पहले एक एग्रीमेंट किया। भाई अमेरिकी सरकार है, बहुत सारे एग्रीमेंट कर सकती है, भारत सरकार भी करती रहती है, तो एग्रीमेंट करना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये क्या एग्रीमेंट है, किसके साथ है और क्यों है, ये जरा देखने लायक बात है। अब आप सोचिए, फरवरी 2020 में अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट सरकार, यूएस गवर्नमेंट, कतर देश के दोहा शहर के अंदर कुछ लोगों के साथ बैठती है और एक एग्रीमेंट करती है, संधि करती है। अब आप जानना चाहेंगे संधि किसके साथ हुई, तो जरा कान खोल के सुनिएगा। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका एक संधि करती है जिसका नाम है, संधि का नाम है एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। हिंदी में कहेंगे एक ऐसी संधि जिसके आधार पर अफगानिस्तान में शांति बहाल की जाए। अब स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका नेटो फोर्सेस के साथ वहां पे बैठा हुआ है, भले ही वहां ब्रिटिश फोर्सेस भी थी आगे, लेकिन सबसे बड़ा जो कामकाज था वो तो अमेरिकी फोर्सेस का था। तो अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में शांति बहाल करने की एक संधि कर रहा है। अब मजेदार बात सुनिए, वो किससे कर रहा है? बिटवीन द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान which is not recognized by the United States of America। फरवरी 2020 में, अभी जो 4 दिन से आप ये लोग नाम सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान का नया नाम तालिबान ने दिया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ये नया नहीं है, ये आज से 1.5 वर्ष पूर्व इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है लिंक में, उसमें इस नाम को पहले ही दे दिया गया है। अफगानिस्तान का नाम होगा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। फरवरी 2020 में वो कहता है एंड इज नोन एज द तालिबान। यानी अमेरिका ने कहा कि मैं एक संधि कर रहा हूं द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के साथ, जिसको हम मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन जिसका नाम है तालिबान, फरवरी 2020 में। अब हम बढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे हम धीरे धीरे इन बातों पे आगे बढ़ेंगे। अगर आप शेयर दबाएंगे तो हम और बढ़ाएंगे। यह समझने की बात है कि आज से 1.5 साल पहले अफगानिस्तान का एक नया नाम दिया गया, संधि की गई कि शांति बहाल की जाएगी अमेरिका और इस्लामिक स्टेट एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान के साथ। मजेदार बात समझिए, उस समय अशरफ गनी की सरकार थी अफगानिस्तान के अंदर, इस संधि में वो नहीं है। आप समझ रहे हैं? इस संधि में तालिबान है, अमेरिका की सरकार है, कौन नहीं है? जिसके बारे में संधि हो रही है वो नहीं है। अफगानिस्तान की ना सरकार है, ना अशरफ गनी है, ना उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ना वहां के लोग हैं। मजेदार बात, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या कहा गया, तो मुद्दे 4 थे। पहला मुद्दा था अमेरिका ने यह गारंटी मांगी तालिबान से कि जब हम ये चीज आपको सौंप देंगे, यानी हम बाहर आ जाएंगे, तब आप अमेरिका के खिलाफ कोई भी कार्यवाही अफगानिस्तान की जमीन से नहीं करेंगे। इस संधि का पहला नियम जो अमेरिका ने पेश किया और तालिबान ने माना फरवरी 2020 में। दूसरा, गारंटी मांगी कि किसी भी प्रकार के अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि को आप अपनी जमीन पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करने देंगे जिससे अमेरिका को या अमेरिका के जो एलाइज होते हैं, जो उनके सह देश हैं, जो साथ में मिलकर नेटो में काम करते हैं, उन्हें तकलीफ हो। इस बात को भी तालिबान ने मान लिया। कब? फरवरी 2020 में। इन गारंटीज के हिसाब से विटनेसेस लिए गए, अफगानिस्तान के विटनेस लिए गए, तारीख लेकर के इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नाम सजा करके तालिबान को मान लिया गया अमेरिका द्वारा के तुम अब अफगानिस्तान के बाप होगे। कब मान लिया गया? फरवरी 2020 में। यह बात मैं आज आपको बता रहा हूं अगस्त 2021 में। यह डॉक्यूमेंट तब का साइंड है। बड़े मजेदार बात है, एक परमानेंट कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर की बात की गई कि हमेशा के लिए सीज फायर हो जाएगा, अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान पे। अब ये एक सोचने वाली बात है कि अमेरिका को 20 साल बाद क्यों कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखेंगे तो लोग आपसे कहेंगे अरे भाई अमेरिका के सैनिक वहां मारे गए, अमेरिका ने करोड़ों अरबों डॉलर वहां पे खर्च कर दिए, बदले में क्या मिला? नो।
याद रहे, अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी जमीन है जहां कोबाल्ट से लेके गोल्ड यानी सोने से लेकर के लिथियम के इतने भंडारण हैं, खनिज भंडारण, कि हर कोई चाहता है अफगानिस्तान पे कब्जा करना या उसके साथ संधि रखना। क्योंकि लिथियम, जो कि आप जानते हैं आजकल तो आपके फोन में भी लिथियम बैटरी है, तो लिथियम की जो आवश्यकता है, कोबाल्ट की जो आवश्यकता है, गोल्ड की जो खाने हैं, माइंस हैं वहां पे, इन चीजों के चलते, और ऐसे बहुत सारे दूसरे खनिज हैं, अद्भुत खनिज हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं मिलते, वो अफगानिस्तान में बड़े बड़े भंडारण हैं। इसलिए या तो हर कोई, अब स्वाभाविक सी बात है, ना आपके मीडिया ने दिखाया होगा, ना विदेशी मीडिया ने दिखाया होगा कि इन 20 वर्षों में कितना खनिज अफगानियों ने, तालिबानियों ने, अमरीकियों ने और ब्रिटिशर्स ने वहां से निकाला। क्योंकि हमेशा हम पिछले 20 वर्षों में सुनते आए, जब से नेटो वहां पे राज कर रहा था एक तरीके से, कि भाई काबुल में बड़ी प्रॉब्लम हो रही, कांदाहार में प्रॉब्लम हो रही, हेरात में हो रही, जलालाबाद में हो रही, बस इतने 4-5, मज़ार शरीफ में तकलीफ हो रही। ये 4-5 नाम के सिवाय, इसमें भी मज़ार शरीफ तो आपने सुना भी नहीं होगा आजकल पिछले कई सालों से। हेरात का नाम तो अभी आया जब मालूम चला कि तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो हेरात में खुशियां मनाई जा रही थी। जलालाबाद की जरूर आपने कुछ बातें सुनी होंगी, क्योंकि बलूचिस्तान को लेकर के उसकी बातें भारत में होती रहती हैं, और काबुल क्योंकि वहां की राजधानी है, इसके बारे में। इसके सिवाय कोई भी आपने सुना कि वहां का जो रूरल होता है, गांव देहात होता है, वहां कोई परेशानी हुई? पिछले 20 साल में कभी आपको कुछ सुनने को मिला? शहरों में हुई, क्योंकि शहरों की जो लड़ाई है वो काबिज रह करके कंट्रोल करने की लड़ाई है। गांव देहात में कोई लड़ाई नहीं भैया, हमने तो नहीं सुना कोई। हमारी न्यूज, हमारे देश के जो समाचार पत्र और जो टीवी मीडिया वाले हैं, ये तो रोज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को लेकर के हमारे देश पे हंगामा करते रहते। क्या पिछले 20 वर्षों में आप लोगों ने दो इक्का दुक्का बातों को छोड़ करके कभी सुना कि इतने बड़े अफगानिस्तान में, जहां 4.25 करोड़ की जनसंख्या ऐसे दुर्गम इलाकों में रहती है, कभी आपने सुना कि वहां के गांव देहातों में तकलीफ है? वो इसलिए नहीं सुना, आपने हमेशा देखा कि इंडिया हो या दूसरे देश हो, वहां जाके इंडस्ट्रीज लगा रही हैं गांव देहातों के अंदर, वहां जाकर के रोड बना रही हैं, डैम बना रहे हैं, पावर स्टेशन बना रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सारी की सारी तकलीफ जो थी पूरे अफगानिस्तान के अंदर, वो अमूमन काबुल और एक आध शहरों तक ही सीमित थी। बाकी अफगानिस्तान में मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाया जाए कि फलानी वैली के अंदर वहां पे जो रोज मारे जाते थे लोग, दिखाया जाए कि जहां के वहां पे औरतों के साथ या मर्दों के साथ या बच्चों के साथ रोज का कोई प्रॉब्लम होता था। नो, समाचार बनता है इन बड़े शहरों का, और ये बड़े शहर वो हैं जहां से किसी देश को कंट्रोल या किसी सूबे को कंट्रोल किया जाता है। अब मैं जाता हूं वापस अमेरिका के पास। अमेरिका तो नहीं जाना चाहता ऐसे बेकार देश के अंदर, लेकिन मैं दोबारा आपको अमेरिका के उस एग्रीमेंट की तरफ ले चलता हूं जो फरवरी 2020 में, जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिका और तालिबान के बीच में हो चुका था। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात निकल के आ रही है कि इस एग्रीमेंट जो है, इसके अंदर कई पार्ट हैं, 1, 2, 3। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, आप लोग इसको पढ़िएगा। पूरा पढ़ने का तो कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो लबोलबाब पहले पार्ट का है, उसके अंदर यह निकल के आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो एलाइड कंट्रीज हैं, जो उनके साथ के देश हैं, वो जो हैं उन पे कोई भी अटैक ना करे, ना तालिबान करे, ना उनके जमीन का इस्तेमाल करके कोई टेरर ग्रुप करे। और इसके अंदर क्लियर शब्दों में इस संधि में तालिबान से अमेरिका ने कहा कि आप अल कायदा को अफगानिस्तान पे जड़ें जमाने नहीं देंगे, और तालिबान मान गया। देखिए कमाल की राजनीति, जियोपॉलिटिकल राजनीति जो आप कहते हैं। अमेरिका ने तालिबान यानी कि अलकायदा के पुत्र को यह कहा कि आप अपने पिता यानी कि अलकायदा को अफगानिस्तान पे पैर नहीं जमाने देंगे, यह संधि का भाग रहेगा, हम आपको अफगानिस्तान सौंपते हैं। यह उस संधि में है, आज से 1.5 वर्ष पुरानी संधि के अंदर, और तालिबान उस बात को मानता है। लेकिन मनवा कौन रहा है? मनवा वो देश रहा है जिसने अफगानिस्तान को नेस्तनाबूद लगभग करने की कोशिश की थी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में यह माना जाता है 3000 लोगों की मृत्यु हुई और अमेरिका पे अटैक हुआ। क्या आपको इसके अंदर कहीं भी ऐसा लगता है कि दो दुश्मन बात कर रहे हैं इस संधि में? क्या दुश्मन इस तरीके की संधि करते हैं? दोस्त ऐसी संधियां करते हैं कि तू मेरी गली में मत आना, मैं तेरी गली में नहीं आऊंगा।
पर तू एक बात पक्का रखना, क्या वो उस तेरी गली का जो गुंडा है मेरे पास ना है। मतलब इस तरीके की बातों की संधि ये दोस्तों में होती है, दुश्मनों में नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके पार्ट 2 के अंदर अमेरिका ने तालिबान से ये समझौता किया है फरवरी 2020 में, क्या हम आने वाले मार्च तक, यानी उसी वर्ष के मार्च तक, मार्च 2020 तक हम 5000 अपने सैनिक वापस बुला लेंगे और उसके 75 दिनों के बाद बचे हुए 1000 सैनिक भी हम वापस बुला लेंगे। अंततः अगस्त 2020 तक में पूरी की पूरी सेना वापस ले ली जाएगी अमेरिका की, और हम तालिबान को अपना पूरा का पूरा कंट्रोल सौंप देंगे। सोचने वाली बात है कि अमेरिका और तालिबान दोहा में बैठ के कतर में फरवरी 2020 को ये सारा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उस समय अशरफ गनी कहां थे? उस समय अफगानिस्तान की सरकार कहां थी? उस समय अफगानिस्तान के लोग या वहां के रिप्रेजेंटेटिव कहां थे? वहां के फौजी अफसरान कहां थे? क्या उन्हें इस मीटिंग का भाग नहीं होना चाहिए था? ये तो भाई उस तरीके की बात है कि मेरे पापा गए और लड़की देख करके आ गए और मुझसे कहा शादी कर ले। करोगे आप? नहीं करोगे। क्यों? आप बोलोगे लड़की तो एक बार दिखाओ, काली है, कुबड़ी है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, ये जो हमारे यहां तरीका होता है। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान आपस में संधि कर रहे हैं, अफगानिस्तान दे रहे हैं एक दूसरे को, मैं ये करूंगा तुम वो करोगे। और जो अफगानिस्तान की सरकार है, अफगानिस्तान के लोग हैं, सरकार है, राष्ट्रपति है, वो इस मीटिंग में ही नहीं है। वो इस मीटिंग में है ही नहीं और ना इस संधि में है। ना कमाल की बात है। आगे बढ़ते। अमेरिका ने तालिबान से एक बात बहुत क्लियर शब्दों में कही। अमेरिका ने कहा कि हम ये सब कुछ जो है वापस ले लेंगे, आपको सौंप देंगे। 27 अगस्त 2020 को हम सारे सैंक्शंस रिमूव कर देंगे अफगानिस्तान पे से, और इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस जो हैं उनको हम हेल्प करेंगे। इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस का मतलब होता है कि अफगानिस्तान के अंदर भी कई सारे पॉलिटिकल गुट हैं, कई सारे वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं। तो बजाय इसके कि तालिबान के सामने कोई सर उठाए, अमेरिका ने कहा कि हम इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस में आपकी मदद करेंगे। यानी कि अमेरिका ने फरवरी 2020 में मन मना लिया था कि तालिबान को अफगानिस्तान सौंप दिया जाएगा और उस देश का नाम रखा जाएगा इस्लामिक अमीराती ऑफ अफगानिस्तान। जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात है, अमीरात मतलब समझते हैं, अमीराती का मतलब होता है रजवाड़ा, इस तरीके से मान लीजिए। जैसे अपने देश में रजवाड़े थे पहले, जोधपुर, बीकानेर, है ना, इस तरीके जो जयपुर, ग्वालियर, ये रजवाड़े जो हुआ करते थे, आप उसको अरबी भाषा के हिसाब से अमीरात कह सकते हैं कि भाई अपने अपनी जागीर या अपना अपना। तो ये इस्लामिक जागीर अमेरिका मान चुका था और दे चुका था। इसका जो पार्ट 2 है, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग, और ये लिंक मैंने इसीलिए शेयर किया है, ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात ये निकाल रहा हूं, मैं ये 1.5 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं, लेकिन लोगों को पता नहीं है क्योंकि हम टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पे ज्ञान जो संगी बांटते हैं उतने तक सीमित रहते हैं। इस पूरी की पूरी अगर आप चीज को समझ लेंगे, ये 3 या 3.5 पन्ने का है, तो इसका जो तीसरा पन्ना है, 3rd पेज, उस 3rd पेज में जैसे मैंने बताया ना, इस एग्रीमेंट के 3 पार्ट है। पार्ट 1 जिसके अंदर अमेरिका और तालिबान के बीच में क्या क्या समझौते हुए उसकी बात। पार्ट 2 में इस समझौते में लिखा है कि कब, किस समय, कितने हम अपने फौजी वापस ले लेंगे और किस तरीके से हम आपको अफगानिस्तान को दोबारा बनाने में जो भी कह लें मदद करेंगे। और पार्ट 3 जो इस समझौते का है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान के बीच में है, फरवरी 2020 का, इसका पार्ट 3 में सिर्फ एक लाइन पढ़ने जैसी है। अब आप सोचिए, हम फरवरी 2020, और ये अंतिम शब्द है मेरे इस प्रोग्राम के, इसलिए जरा तवज्जो चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 3 का पैरा 1 इस संधि का अमेरिका और तालिबान के बीच में, तालिबान मतलब टेररिस्ट,
The United States will request the recognition and endorsement of the United Nations Security Council for this agreement. यानी अमेरिका खुद जो है वो इस अग्रीमेंट को, क्योंकि एक देश के कहने से तो होगा नहीं, वहां तो एक्चुअली यूएस करते हैं, पर यूनाइटेड नेशंस ने पूरा हंगामा मचा रखा था अफगानिस्तान पे, जिसमें सबसे बड़ी फौज अमेरिका की थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पार्ट 3 का पैरा 1 इस संधि का फरवरी 2020 का मैं तिबारा बता रहा हूं, वो ये कहता है कि अमेरिका जो है इस संधि को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कराने की कोशिश करेगा और हद दर्जे की कोशिश करेगा। तो इसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था? क्या इंटरेस्ट था? अमेरिका यूनाइटेड नेशंस से यह संधि पास करवाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये जो है ये दोहा कतर में फरवरी 2020 में, जिसको अरबिक में रजब 5 1441 ऑन द हिजरी लूनर कैलेंडर एंड हूट 10 1398 ऑफ द हिजरी सोलर कैलेंडर, इन पश्तो, दारी, इंग्लिश लैंग्वेजेस, हर भाषा में लिख करके अमेरिका और तालिबानियों के बीच में समझौता हुआ, जबकि अफगानिस्तान को पता भी नहीं था। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके का खेल खेल रहा है? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अमेरिका और तालिबान ये दो सगे भाई निकले? आप तालिबानियों को, पूरा देश लगा पड़ा है मेरा भारत तालिबान जो है वो आतंकवादी है। भाई हम पूछते हैं कि अगर तालिबान आतंकवादी है तो अमेरिका जो उसके साथ ये बड़ा भाई का खेल खेल रहा है वो कौन है? और इससे भी 2 कदम आगे चढ़ के हम आपको एक बात बता करके आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। मोदी जी क्यों चुप है? क्यों चुप है मोदी जी? क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे इस मुद्दे पे? हर मुद्दे पे वो अपनी बात को व्यक्त करते हैं, सच्ची झूठी गलत वो सब बातें अलग, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मार्क किया आपने? ना उन्होंने कभी कोई ट्वीट किया इस मुद्दे के बारे में, ना वो अफगानिस्तान को लेकर के इन हालातों को कुछ बोल पा रहे हैं, सिवाय उनके जो मंत्रीगण और भाजपा के जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम भाई हिंदुओं और सिखों को बुला लेंगे, वहां से आ जाओ, हम शरण दे देंगे। हाँ भाई दे दो ना, हम तो बिल्कुल चाहते हैं, दे दो। 4.25 करोड़ की जनसंख्या है अफगानिस्तान की, जिसका मात्र 0.3% वहां पे हिंदू और सिख है, जिसकी संख्या होती है 1,12,500। और इतना हंगामा मचाने के बाद अगर मैं आज ये पूछ लूं 20 तारीख को, 15 अगस्त से चल रहा है, कि पिछले 5 दिन में कितने हिंदू और सिख आपने वहां से लाए या मंगाए और शरण दी, तो 1,000 भी नहीं होंगे। 1,000 भी नहीं होंगे, आंकड़ा दे रहा हूं मैं। जबकि अफगानिस्तान के अंदर 1,12,500 हिंदू और मुसलमान जाने रहती, हिंदू और सिख जाने रहती हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें। लेकिन आप मेन मुद्दे पे आइए, मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे, जबकि अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, ईरान, टर्की, ये सब उस तालिबान के साथ खड़े हैं जिसको कल तक दुनिया आतंकवादी कहती थी। बहुत से लोग तो आज भी कहते हैं। तो अगर तालिबान के साथ, याद है IC-814 इंडियन एयरलाइंस का जहाज कांदाहार ले जाया गया था हाईजैक करके, काठमांडू, दिल्ली, लाहौर, दुबई और वहां से कांधार, और फाइनली कांधार के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय जसवंत सिंह और यही जो अजीत डोभाल आज के NSA हैं, इन्होंने जाकर के वहां पे मौलाना मसूद अजहर और बाकी लोगों को छुड़वाया था। और यहां तक कि वो जरगर जो कमांडर था LET का कश्मीर में, उसको वहां बहावल जेल से, माफ कीजिएगा जम्मू की जेल से छुड़वाया था, कालूचक से, याद है? उस समय यही वो तालिबान था जिसने मौलाना मसूद अजहर, जो भारत सरकार से करोड़ों रुपए कैश मांग रहा था डॉलर के अंदर, तब इस तालिबान ने कहा था उनको कि नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ है, हम कैश नहीं लेते, ऐसे पैसे नहीं लेते किडनैपिंग के बदले में या किसी भी कारण से, सिर्फ मेहनत का लेते हैं। उस तालिबान के चलते भारत के उस समय किसी को रुपया देना नहीं पड़ा था, लेकिन हमने आतंकवादी छोड़े थे। हाफिज सईद से लेकर के जितने लोग आज सर पे बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने नेगोशिएट किया था तालिबान के साथ। लेकिन सारी जिंदगी यही कहते हैं और सुनते आए हैं ये लोग कि तालिबान जो है वो आतंकवादी है। अब मैं ये बात
आपको ये मैंने प्रीफेस क्यों दिया, मैंने आपको ये थोड़ी सी बात क्यों बताई, वो इसलिए क्योंकि 18 अगस्त 2015, ये तारीख याद रखिएगा, 18 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आबू धाबी में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, यूएई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें अधिकांश भारतीय मूल के लोग थे, पाकिस्तानी मूल के भी लोग थे और लोकल्स वहां के थे। आपको याद होगा अबू धाबी के मिलने गए थे। एक मंदिर का भी वहां पे शिलान्यास होने की बात हुई थी। लेकिन उस सभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, अब यह नहीं चलेगा। लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि मानवता के साथ जीना है या आतंकवाद के साथ। ये जो लाइन उन्होंने बोली थी, इस लाइन ने नरेंद्र मोदी जी को और भारत को तालिबान के सामने फंसा दिया है। अमेरिका ने तालिबान को, अलकायदा को, ईटेम को, इनको आतंकवादी ग्रुप कहा है। अमेरिका की, माफ कीजिएगा, औकात है, जाके मारता है और हमने देखा है। और कैसे, वो भी देखा है। 20-20 साल, 10-10 साल वो उन पे फिर वहां सर पे बैठता है, वो इतना मारता है, फिर उसके बाद वो उनसे समझौता भी कर लेता है। यही मैंने आपको फरवरी 2020 का समझौता दिखाया। चीन तालिबान को आतंकवादी नहीं मानता। रूस, वो आज की तारीख में तालिबान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। फ्रांस, जिससे आपके रफाल के जहाज आए हैं, इतना बड़ा देश में ड्रामा हुआ है, वो फ्रांस तालिबान के साथ बैठा है। वो फ्रांस जो अपने देश में हिजाब और नकाब को बैन करता है और इस्लामिक राइट्स एक्टिविस्ट्स फ्रांस के अंदर खूब हंगामा करते हैं, वो फ्रांस आज तालिबान के साथ है, साथ खड़ा है। वो देश हैं, उस किस्म के देश हैं जो अगर कुछ बोलते हैं तो जाकर के मारते, पीटते, काटते भी हैं। हम जाने सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात को लेकर के, जिसका देखा जाए तो यह कहा जाएगा उस समय कि ओहो बहुत बड़ा कदम उठाया, उसके बाद से लेके आज तक कश्मीर में कितने आतंकवादी हमले हुए, रोज हो रहे हैं, इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह ड्रामा मोदी जी अपने पास रख सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि तालिबान के लिए जिस तरीके की शब्दावली श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 18 अगस्त को इस्तेमाल करी, वो तालिबान उस दिन भी देख रहा था और आज भी देख रहा है। और इसीलिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस समय जब मैं आपसे रूबरू हूं, 24 घंटा पहले तालिबान की अफगानिस्तान की सरकार ने भारत के साथ व्यापार संधियां तोड़ दी हैं। द ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव बीन क्लोज्ड, शट। जबकि उसने यह कहा है कि जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे भारत सरकार की तरफ से अफगानिस्तान में, वो आप पूरा करना चाहो तो आके कर सकते हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि तालिबान तो ऐसा बड़ा मस्तखोर निकला कि अमेरिका से लेके इंडिया तक की कंट्रीज ने उस अफगानिस्तान में जाके अपने पैसों से पार्लियामेंट से लेकर के पावर प्रोजेक्ट तक, रोड से लेकर के हाईवेज तक बना करके दिया फ्री में। और तालिबान 20 साल के बाद आ गया अमेरिका के साथ मिल करके दोबारा राज करने मुफ्त में। डेवलपमेंट इसे कहते हैं, फ्री का डेवलपमेंट देना। तो अभी भी तालिबान कह रहा है कि इंडिया को अगर चाहिए तो आकर के अपने प्रोजेक्ट पूरे कर ले। स्वाभाविक सी बात है, तालिबान उसके पैसे तो देगा नहीं। लेकिन ट्रेड संधियां सारी बंद कर दी। 24 घंटा हुआ। FIEO जो कि बॉडी है ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की इंडिया से फेडरेशन है, उसका कहना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि मोदी जी ने जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करनी चाहिए, वो बात और है कि वो हम सब जानते हैं कि भाई तक्षशिला को कहीं और ले जाते हैं और नालंदा को कहीं और ले जाते हैं, कहीं कुछ भी बोल देते हैं। वो गुरु नानक देव को बाकियों के साथ बिठा करके गोष्ठी करवा देते हैं। तो भैया देश के अंदर आपको जो भी बोलना है ठीक है, आप दूसरे देशों के बारे में इस तरीके से बोलते हैं, थोड़ा सोच के बोला करिए। वरना इस समय ये हालात हुए हैं कि आपने जो बेसिर पैर की बात 2015 की 18 अगस्त को करी, नतीजा यह है कि आज मिस्टर मोदी आप तालिबान अफगानिस्तान के बारे में एक शब्द नहीं बोल पा रहे, और आप बोल भी नहीं पाएंगे और भारत भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि तालिबान जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, ये आप और मैं जानते हैं। अमेरिका के साथ मिलके क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद सबसे बड़ा टेररिस्ट देश है इस दुनिया का, सबसे बड़ा टेररिस्ट देश है।
उसने पाकिस्तान को अपना बच्चा क्यों माना हुआ है तब से? क्योंकि उसको इस रीजन के अंदर कंट्रोल चाहिए। लीबिया में कर्नल गद्दाफी को बनाने वाला अमेरिका और खत्म करने वाला अमेरिका, ईरान के अंदर सारा का सारा हंगामा करने वाला अमेरिका, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को बढ़ावा देके खत्म करने वाला अमेरिका। जिस देश की तरफ आप नजर करेंगे जहां, और वही हाल अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किया, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो। ओसामा बिन लादेन तो भैया उनका बच्चा था अमेरिकियों का, रूस के सामने लड़ने के लिए कोल्ड वॉर के समय में, सोवियत रूस के सामने, और बाद में उसको खत्म किया। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके अंदर ये दम है, औकात है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे अंदर, हमारे देश की कुछ लिमिटेशंस हैं। हम, अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हमें अपने आप को अमेरिका चीन से नहीं कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो अलग है, हम अलग हैं। लेकिन हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हम पाकिस्तान से भिड़ते भिड़ते तो परेशान हो जाते हैं। चीन आकर के गालवान के अंदर हमारे 20 सैनिक मार देता है और हमारे मोदी जी जो है वो कुछ कर नहीं पाते हैं, लाल आंख तक नहीं दिखा पाते हैं। और तालिबान जैसे टेररिस्ट के लिए, अगर मैं शब्दावली का इस्तेमाल करूं, उसके लिए आपने ऐसी भाषा बोली कि आज आप बोल नहीं पाते। मैं जानना चाहूंगा, क्या इस देश का कोई भी नेता जो इस समय सरकार में है, केंद्र में, छोड़िए मोदी जी को, अमित शाह जी की बात कर लेते हैं, क्या जाएंगे अफगानिस्तान, जाके मिलके बैठ के आ पाएंगे? नहीं। इसलिए मेरी आप लोगों से एक इल्तिजा है कि जिस तरीके से आप लोग तालिबान को लेकर के बात करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, आप सोचिए, लेकिन अपना समय मत बिगाड़िए, क्योंकि मेरे देश का तालिबान से कोई मतलब नहीं है। अब हम अफगानिस्तान की तरफ नजर नहीं कर सकते। मोदी जी ने इस देश को अफगानिस्तान से काट दिया है। डिप्लोमेसी नाम की एक चीज होती है, वो शायद उन्हें आती नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए हमारे देश के अफगानिस्तान में लगा दिए और मुफ्त में अब तालिबान उस पर राज कर रहा है। तकलीफ हमारे देश में है, इसका निवारण लाना पहला कर्तव्य होना चाहिए। और जहां तक मेरे हिंदू, सिख और मुसलमान अफगानी भाइयों का सवाल और बहनों का सवाल है, हम हमेशा से शरण देते आए हैं, देते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सवाल करते हुए कि भैया तुम तो हिंदू और सिख सबको शरणार्थी बना के ला रहे थे, 5 दिन में कितने आए? 1,12,500 हिंदू सिख रहते हैं, कोई नहीं आने वाला। याद रखिए, यह सुन के अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग अमेरिकी मीडिया और भारत मीडिया देख करके सोचते हैं कि तालिबान ने तो अफगानिस्तान को इस समय, काबुल को और सबको खत्म कर दिया है। एयरपोर्ट के आपने नज़ारे देखे, हजारों लोग भाग रहे थे, कोई हवाई जहाज से गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई। 4.25 करोड़ की जनसंख्या है, कितने लोग देश छोड़ के भागे भाई, कितने भागे? इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी थी, बहुत सारे लोग कहते थे अब तो देश तबाह हो जाएगा। क्या आप घर छोड़ के भागे? नहीं भागे। ऐसे ही अफगानी भी घर छोड़ के नहीं भागे। लेकिन अशरफ गनी की सरकार और हामिद करजाई की सरकार, जो अमेरिका की पिट्ठू थी, उसमें जिन लोगों ने काम किया और तालिबानियों के खिलाफ काम किया, स्वाभाविक सी बात है, जब आप यहां चिदम्बरम को जेल में डालते हो बदले की राजनीति से मिस्टर अमित शाह, तो वहां तो गोलियां चलेंगी ना उनके खिलाफ। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? एक लॉजिक लगा के चलो। इंडिया में जब आप वेंजेंस की पॉलिटिक्स करते हैं, आप चिदम्बरम को इसलिए जेल में डालते हैं क्योंकि उसने आपको जेल में डाला था, तो फिर स्वाभाविक सी बात है, अफगानिस्तान जैसे देश में जिसमें 90% अनपढ़ लोग रहते हैं, कबीले वाले रहते हैं, जो सारा दिन मार पिटाई पिटाई चलती है, वैसे भी चलती है, उसमें जब तालिबान शासन में आया तो उसने दूसरों को मारा जो उस सरकार में थे। जब हामिद करजाई की सरकार बनी और बाद में अशरफ गनी, तो अमेरिका की सेना की हेल्प लेकर के आपने तालिबानियों को मारा। अब तालिबान की सरकार तो अमेरिका की मदद से ही आई है। तो जो लोग अशरफ गनी की सरकार में थे और तालिबान के खिलाफ थे, तो वहां पे अफगानी कबीला अपना काम तो करेगा। तो इसमें ये तो बिल्कुल पैरेलल है, वहां गोलियां चलती हैं, हमारे यहां जेल में डाला जाता है, इतना ही फर्क है। और वैसे ही तो हमारे यहां भी होता है, कितनी बार चुनावों में प्रत्याशियों को गोली मार दी जाती है। तो इस चीज पे दुख जताने के बजाय, मेरे ख्याल से इस खराब इकोनॉमी में जो देश के इस समय हम जी रहे हैं, अपना घर चलाने की हमको ज्यादा जरूरत है।
क्योंकि हाथ में पैसे रोज कम होते जा रहे हैं, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। यहां तक कि ये बड़े राष्ट्रवादी भक्त देशभक्त सरकार मोदी जी वाली ने तो अभी तो फौजियों की कैंटीन का कोटा कम कर दिया है, साबुन भी कम खरीदो, फौज की जमीनें बेची जा रही हैं, और तो और दिव्यांग जनों को जो 4% आरक्षण था वो भी खत्म कर दिया। ध्यान यहां दो, तालिबान क्या करता है, वी डोंट केयर, लेकिन ये अमेरिका और तालिबान मिल करके गेम खेल रहे हैं। लिंक मैंने शेयर किया है अमेरिकन सरकार का, यूएस गवर्नमेंट का, देखिएगा, समझिएगा।